सो स्टार्ट कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट की, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट होगा ये, फुल लेंथ टेस्ट वाला कौन सा सीरीज़ है। फुल लेंथ टेस्ट में हमारा फुल लेंथ टेस्ट में हमारे पास शायद 11 नंबर का ये अपने पास लेक्चर है, 11 नंबर का वीडियो है ये। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन यहाँ से आने की। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, बट आप समझ लेना भाई प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 होगा जिसमें हम 1 से 50 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन करेंटली इन लो अर्थ ऑर्बिट, jointly run by multinational collaboration of space agencies. Which of these space agencies are part of the ISS? ISS का कौन कौन से एजेंसीज पार्ट है, ये हमसे पूछा गया है। क्या इस नासा इसका पार्ट है? यस। इसरो इसका पार्ट है? यस। जाक्सा इसका पार्ट है? नो। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका पार्ट नहीं है। रॉसकॉस्मोस है इसका पार्ट? यस। करेक्ट हमसे पूछा है। करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एंड एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन डोल्टिग्राविर इज यूज टुगेदर विद अदर मेडिकेशन। ठीक है, तो देखो जो एड्स है उसके ट्रीटमेंट के लिए, HIV या फिर एड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम डोल्टिग्राविर का इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। द पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ड्राइवन बाय ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा एस्टेब्लिश्ड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन ऑर्डर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही है। नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी टू रिलीज द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। यस, नीति आयोग ने क्या रिलीज किया है? ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रिलीज किया है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। करेक्ट हमसे पूछा है। करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है भाई? इट कैन ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। बिल्कुल सही है। ओके, एंड क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग। ये भी सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये कर सकता है ये। एंड क्या ये डिसीज डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है हम लोगों को? बिल्कुल हेल्प कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन में भी हेल्प कर सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हेल्प कर सकता है। करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें जो एप्लीकेशंस फंक्शंस है ना, यूजेस, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सब सही होंगे। तो आपको याद कर, थोड़ा 1-2% आप सोचना बस, बाकी आगे बढ़ जाना ऑल करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम कोलर गैसिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो सिन गैस है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जिसको हमने कोल गैसिफिकेशन से पाया है? क्या डाई मिथाइल ईथर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। सिन गैस क्या होता है भाई? सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्लस हाइड्रोजन होता है, तो इसका इस्तेमाल डाई मिथाइल ईथर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। बिल्कुल सही है। मिथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, HCHO बनाना है। बिल्कुल सही है। और एमोनिया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र्स के लिए। लोग बोलेंगे अमोनिया कैसे बना रहे हैं? ठीक है, तो ये अमोनिया बनाने में भी इस्तेमाल होता है, याद रखना भाई। लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, अमोनिया बनाने के लिए नहीं बनाते होंगे, ऐसे सोच के हटा देंगे, बट इट इज़ करेक्ट। अमोनिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैरियम इज ऑफन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैम्प। बिल्कुल सही है। बैरियम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फ्लोरोसेंट लैम्प पे होता है। बैरियम क्या है? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। बैरियम कंपाउंड आर यूज्ड टू मेक पेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, ग्लास एंड रबर। यस। बैरियम नाइट्रेट एंड क्लोरेट गिव फायरवर्क
ग्रीन कलर, फायर वर्क मतलब समझना जो जहाँ फटाखा फोड़ते हैं ना, फटाखे फोड़ते हैं उसमें जो हरा कलर होता है वो कहाँ से होता है, बैरियम से होता है। एप्पल ग्रीन कलर का आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में, यस 11th में हमारे पास जो एस ब्लॉक है वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, इसके कलर के बारे में एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है ना। सो ये एप्पल ग्रीन कलर का ये जलता है, वहाँ पे एनसीईआरटी का टेबल है तो हमको तो पूरा याद करना पड़ता था, तो यहाँ पे आपको भी याद कर लेना चाहिए था, बट वैसे नहीं है जरूरी। आप बेरियम क्लोराइड का आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई बेरियम नाइट्रेट या फिर क्लोराइड कैसे चलता है, ग्रीन कलर चलता है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, INS अरिहंत इज प्रेजेंटली आर्म्ड विथ KM-15 SLBM विद अ रेंज ऑफ 1750 किलोमीटर। जो INS अरिहंत है उसका रेंज कितना है, INS अरिहंत जो है उसका रेंज है 750 किलोमीटर्स एंड नॉट 1750, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर्ड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड विद द कमीशन ऑफ INS अरिहंत इन 2016, नो, हमारे पास 2019 के अंदर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड बताया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म स्पिल ओवर इन्फेक्शन और पैथोजन स्पिल ओवर रिफर्स टू, ठीक है ना। स्पिल ओवर इन्फेक्शन का मतलब क्या समझते हो, या फिर पैथोजन स्पिल ओवर का मतलब क्या समझते हो, है ना। ऐसे वायरस जो कि एक पर्टिकुलर एनिमल को इफेक्ट करते थे लेकिन गलती से यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास कोरोना वायरस हो गया, उसका स्पिल ओवर इन्फेक्शन हो गया, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे बैट्स में माना जाता था कि बैट्स इसका एक सोर्स थे, है ना, तो बैट्स से क्या वो इंसान में फैला है, तो एक स्पिल ओवर इन्फेक्शन हो गया। वायरस दैट ओकेजनली बट क्वाइट रेयरली move from one species to another is what we call spillover infection. क्वेश्चन नंबर 9 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज मात्स्य 600, ठीक है, मात्स्य 6000, सॉरी, मात्स्य मतलब मछली, मछली मतलब दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सबमरीन ना, यस, सो इट इज अ डीप सबमर्ज्ड व्हीकल, नो इट इज अ सबमरीन, ओके, यस इट इज अ डीप सबमर्ज्ड व्हीकल, यस इट इज अ सबमरीन। क्वेश्चन नंबर 10 है द टर्म क्यूबिट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेसिस में यूज करेंगे इसको, नो, क्वांटम कंप्यूटिंग यार, क्यू से क्यूबिट्स, क्यू से क्वांटम कंप्यूटिंग, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विद रेफरेंस टू डिजी लॉकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, इस मिनिस्ट्री के बारे में भी सही है और इसके हमारे पास इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी सही है, दोनों सही है। डिजी लॉकर कैन बी यूज्ड एज अ हेल्थ लॉकर फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स सच एज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट्स एंड हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरीज, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू कैप्स्टोन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बात किसकी करनी है, कैप्स्टोन मिशन की। अंडर द मिशन माइक्रोवेव ओवन साइज्ड क्यूब सेट हैज़ बीन लॉन्च्ड, बिल्कुल सही है, छोटा सा माइक्रोवेव ओवन के साइज क्यूब सेट को भेजा गया था इसके अंदर। इट ऑपरेटेड इन अ नियर रेक्टिलिनियर हॉलो ऑर्बिट अराउंड द मून, बिल्कुल सही है। कैप्स्टोन मिशन, a near rectilinear hollow orbit is located at a precise balance point in the gravitational pull of Earth and a moon. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू मिशन प्रारंभ, हमको बात किसकी करनी है, मिशन प्रारंभ की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द मिशन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल विक्रम एस हैज़ बीन लॉन्च, बिल्कुल सही है, स्काईरूट इंटरनेशनल ने इसको लॉन्च किया था, स्काईरूट एरोस्पेस। इट इज़ द 3 स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल, नो इट इज़ अ 1 स्टेज, है ना, 1 स्टेज सिंगल सॉलिड, ओके, सो फर्स्ट सेकंड इज इनकरेक्ट। इन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट द व्हीकल ट्रैवल स्लोअर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से नीचे ट्रैवल करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3, 1 एंड 3 ओनली, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू फोटोनिक क्रिस्टल्स, हमको बात करनी है फोटोनिक क्रिस्टल्स की। Consider the following statement, they are optically nano structure in which the refractive index changes periodically, बिल्कुल सही है। फोटोनिक क्रिस्टल डू नॉट अकर इन नेचर, गलत बात है भाई, दे अकर इन नेचर। जैसे कि आप एग्जांपल दूं तो जो अपने पास मोर पंख होता है, उसका मोर पंख का जो शुरू वाला इंड होता है उसमें कैसा होता है, पैदल जो चमकता है ना ऐसे करने से, या फिर आप बटरफ्लाई को देख लो, बहुत सारे चमकीले बटरफ्लाई होते हैं जिनके जो पंख होते हैं ना वो चमकते हैं अलग अलग तरीके से, सो दे आर नथिंग बट दे आर फोटोनिक क्रिस्टल्स यार, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है विथ रेफरेंस टू अग्नि प्राइम मिसाइल्स
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, अग्नि प्राइम मिसाइल्स की बात करनी है। हमको पूछा क्या है, करेक्ट। दिस आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, कि अग्नि प्राइम जो होते हैं वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल, अग्नि प्राइम क्या 2 स्टेज है? देखो ये तो सही है, बट यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इट कैन डिलीवर 1 टन वॉर हेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमारे पास अग्नि प्राइम नहीं, अग्नि 5 का रेंज 500,000 से प्लस किलोमीटर है, उसके रेंज वाला कोई आज तक आया नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, इट इज 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल। यस, इट इज 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन इंडिया द स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग सिस्टम इन द कंट्रीज इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स, है ना। सॉफ्टेल जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, सॉफ्टेल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, सॉफ्टेल को इम्प्लीमेंट करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चेन कुरिंजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज। चेन कुरिंजी क्या है भाई, एक प्लांट स्पीसीज है, इज अ प्लांट स्पीसीज। नील कुरिंजी का भाई चेल कुरिंजी। रोजेटा स्टोन वॉज मेंशन इन द न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो रोजेटा स्टोन ने क्या किया, हमको इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन को हमको रीड करने में हेल्प किया, ठीक है ना। हमको ये बताया कि देखो भाई आज की जो लैंग्वेजेस हैं और उस इजिप्ट की लैंग्वेज दोनों को कनेक्ट किया, तो उससे हमने जो इजिप्ट में लिखा उसको पढ़ पाए। तो ये कहाँ पे मिला था, रोजेटा स्टोन जो था वो इजिप्ट के अंदर मिला था। बट हमारे पास जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है, बिकॉज हमको कुछ कनेक्टिंग लिंक ऐसा नहीं मिला आज की लैंग्वेज उस तरह की लैंग्वेज, जो हम जो लैंग्वेज ले रहे हों और वो जो लैंग्वेज दोनों का हमको कनेक्शन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है, राइट्स ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला साइट है। एंड बोलिविया ग्रांटेड ऑल नेचर राइट्स इक्वल टू दैट ऑफ ह्यूमन इन 2011। ऑल नेचर राइट्स जो था बोलिविया ने दिया था इक्वल टू द ह्यूमन इन 2011, बिल्कुल सही है। एंड न्यूजीलैंड जो वनगुनाई रिवर है इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिवन लीगल स्टेटस, बिल्कुल सही है। वनगुनाई रिवर ऑफ न्यूजीलैंड को पहला स्टेटस मिला, है ना, लीगल स्टेटस वर्ल्ड में। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, 1 2 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन द न्यूज इज। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन न्यूज में क्यों था, ओके। स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, डिक्लेरेशन ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। बीजिंग डिक्लेरेशन जो था वो न्यूज़ में था हमारे को विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू वाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैलापागोस आइलैंड वाज रिसेंटली इन द न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो इक्वेडर के पास में है, पैसिफिक ओशन में है ये, जहाँ पे कौन दिखा था, चार्ल्स डार्विन गए थे, यहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ दिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिसेंटली गांधीनगर डिक्लेरेशन वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट इन रिलेटेड टू। सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधीनगर में, तो डिफेंस के बारे में बात होगी। सो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। क्वेश्चन 23 है, ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। जहाँ पे ग्रीवांस आएगा वही ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स रिलीज करेगा। तो कौन सा ग्रीवांस आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, बिल्कुल सही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है वो क्या रिलीज करता है, ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स रिलीज करता है क्या, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन 24 है, दी ग्रोइंजन गैस फील्ड वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज़ लोकेटेड इन नेदरलैंड। ठीक है, जो ग्रोइंजन गैस फील्ड है वो कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन नेदरलैंड। ग्रोइंजन गैस फील्ड इज लोकेटेड इन नेदरलैंड। 25 नंबर क्वेश्चन है, OSLO अकॉर्ड इज अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट दैट लॉन्च द OSLO प्रोसेस। ठीक है, OSLO अकॉर्ड जो है वो क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, किसके किसके बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है। क्वेश्चन 26 है, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इनिशिएटिव। द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो रैट्स है वो SCO के अंदर काम करता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान।
और ये बात करता है एक्सट्रीमिज्म की, टेररिज्म की और सेपरेटिज्म की। क्वेश्चन नंबर 27 है सुवास सफल स्टार्स वॉज मेंशन इन द न्यूज़। तो ये क्या है? सुवार सफर एंड स्टार्स आर ग्रीन क्रैकर्स। आवाज़ तो करेंगे बट गंदगी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट। In the context of National Means Cum Merit Scholarship Scheme, it was launched in 2008 with the objective to award scholarship to meritorious students for economically weaker section to arrest their drop out in class 8 and encourage them to continue their education at secondary stage। बिल्कुल सही है। NMMS scholarship are dispersed directly into the bank account of student by electronic transfer through public financial management system following DBT mode। सही है ये, ओके। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। लेकिन ड्रॉप आउट ना क्लास 11th के 10th के लेवल में होता है, ठीक है। तो 11th में ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसको रिव्यू कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। इन लोग बोल रहे तो 8 पे भी ड्रॉप अप हो रहा है यार, लेकिन मेनली तो स्कॉलरशिप 8 पे दिया नहीं जाता है, ठीक है ना। उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विद रेफरेंस टू कर्मयोगी प्रारंभ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल इज एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स फॉर ऑल न्यू अपॉइंटीज इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यस, the motive of the program is to keep the essence of civil service within the people of the country, which is the center of all changes। people of the country, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 30 है विथ रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल दैट इज ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल दैट इज ऑयल पाम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। palm oil imports are almost 55% of total vegetable oil imports। No, it is around 40%. It has a special focus on Andaman and Nicobar Island due to the favorable climate। Yes. Oil palm requires more water compared to crop like rice। No, third is incorrect। थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा yes, it is almost 55%। And 40% of the imports 55% जाएगा, सही है। करेक्ट हमसे पूछा, देखो मेरे को थोड़ा पता नहीं था कि फर्स्ट परसेंटेज कितना है, बट मेरे को ये पता कि थर्ड गलत ही है, तो थर्ड गलत तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या मिल गया? 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। हमको बात किसकी करनी है? सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करनी है। द टेन्योर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 3 ईयर। बिल्कुल सही है। द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट सेंटर विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो पहले ऐसा था, बट अब इसको क्या कर दिया, इसका अमेंडमेंट करके कर दिया गया। इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर द सेंटर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नो, दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इलेक्शन कमिश्नर को रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू डिस्क्रिशनरी ग्रांट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ग्रांट बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फॉर द सेंटर टू गिव दिस ग्रांट। बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि भाई तेरे को देना पड़ेगा सेंटर, ऐसा नहीं लिखा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो डिस्क्रिशन किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में, स्टेट्स को दे या ना दे। द स्टेट्स कैन मेक दिस ग्रांट्स ओनली फॉर दोज पब्लिक पर्पसेज विच आर विद इन द लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन। नो नो नो, लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन के बाहर का भी ये दे सकते हैं, बाहर के लिए भी ये मांग सकते हैं। सेंट्रल अलॉट्स दिस ग्रांट टू स्टेट बेस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन, नॉट ओनली। यार ओनली वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे गलत ही है ये। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 2 or more states by simple majority passes a resolution recommending parliament to make laws on the state subject
हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इन कौन सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है जो भी चीज़ें स्टेट लिस्ट में है उसके ऊपर, है ना। बिल्कुल सही। अगर दो या फिर दो से स्टेट अगर सिंपल मेजोरिटी से बोले कि आप बनाइए इसमें टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, नो। इफ राज्यसभा passes a resolution for the same supported by 2/3 of the members present, 2/3 of the member present and voting, बिल्कुल सही है। सो ऐसे दो इंस्टांसेस हैं 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट बट रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, रिमूव करता है प्रेसिडेंट, है ना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो मेंबर है उसको भी अपॉइंट करता है गवर्नर, रिमूव करता है प्रेसिडेंट। सो दिस बोथ। चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको सेंट्रल अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, सेंट्रल अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपने देखा है, अभी तो हमने बात की स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। यस, सही बोल रहा हूँ मैं। कट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन यूएसए वेयर जुडिशियल एक्टिविज्म इज एन इंडियन इनोवेशन, नो। ऐसा नहीं कि इंडियन इनोवेशन है भाई। The term judicial review is mentioned in the constitution whereas judicial activism is not mentioned in the constitution। गलत बात है भाई, ये सब मेंशन नहीं है। ये वो जुडिशियल रिव्यू एज वेल जुडिशियल एक्टिविज्म आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यार जुडिशियल रिव्यू तो है बट जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट, सो दिस इज इनकरेक्ट। नॉट कट हमसे पूछा है, तीनों के तीनों नॉट कट है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 है विच द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन, ठीक है ना। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। पी से प्रोरोगेशन, पी से प्रेसिडेंट, ठीक है ना। समन बुलाना और खत्म करना, प्रोरोगेशन। एडजॉर्नमेंट सीनी डी है, एडजॉर्नमेंट साइन डी है, फिर एडजॉर्नमेंट साइनेड है। ये कौन करता है? स्पीकर करता है भाई, स्पीकर करता है ना, कि वो सिटिंग को खत्म कर रहा है। बट प्रोरोगेशन जो होता है वो क्या करता है? पूरा पूरा हाउस को खत्म कर देता है। एडजॉर्नमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, गलत बोल रहा है। एडजॉर्नमेंट इज डन बाय द स्पीकर। एडजॉर्नमेंट नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो सेशन, नो भाई। एडजॉर्नमेंट सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट्स करता है बट प्रोरोगेशन सिटिंग के साथ साथ सेशन को भी करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। बोथ एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन डू नॉट अफेक्ट द बिल पेंडिंग बिफोर द हाउस, बिल्कुल सही है। पेंडिंग को अफेक्ट नहीं करता। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन 37 है विथ रेफरेंस टू क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज इन द केस ऑफ लोकसभा। अगर राज्यसभा के चुनाव में खड़ा होना है तो 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के चुनाव में खड़ा होना है तो आपको 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑफ अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जिस स्टेट का उस स्टेट का क्या, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इफ इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ यू वांट टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, बिल्कुल सही है। कट हमसे पूछा है भाई, कट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रोसीजर टू क्रिएट और एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमसे करेक्ट पूछा है विद रिगार्ड टू क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। SLCs are created by the Parliament of India based on the resolution passed by the state legislature, बिल्कुल सही है। Is created by the state legislature, no, it is created by the Parliament यार, not president, not governor, it is created by the Parliament. So आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 39 है with reference to various motion in the parliamentary proceedings in India consider the following statement। फर्स्ट है the privilege motion is concerned with the breach of parliamentary privileges by a minister, बिल्कुल सही है। No confidence motion can only be moved against the entire council of minister and not against the individual minister, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। पासिंग अ कॉलिंग अटेंशन मोशन इन लोकसभा इज ऑलवेज लेड टू रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो। कट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बी। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर पार्लियामेंट्री ग्रांट्स एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर द अप्रूवल ऑफ द ग्रांट, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन द रिसोर्स ऑफ इंडिया। देखो अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए तो वोट ऑफ क्रेडिट होता है।
अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए वोट ऑफ क्रेडिट। एक्सेस ग्रांट मतलब कोई ज़्यादा खर्चा कर दिया उसके लिए होता है, डिमांड आ गया ना, इसलिए वोट ऑफ क्रेडिट होता है। एडिशनल ग्रांट, एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, बिल्कुल सही है। वोट ऑफ क्रेडिट टू सेटिस्फाई द डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, नो, इसको मतलब तो ये है ना। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच तो एक ही पेयर है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। देखो इतना सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से आ रहा है बिकॉज पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द पार्लियामेंट, द प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एक्सटेंडेड टू बोथ द प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट के पास नहीं है, अटॉर्नी जनरल के पास है बट प्रेसिडेंट के पास नहीं है। At present, there is no special law in India to exhaustively codify all parliamentary privileges, बिल्कुल सही है। कट हमसे पूछा है भाई, कट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, इम्पीचमेंट की बात करनी है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन अ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल, इंपॉर्टेंट है। The ground for the president impeachment is the violation of the constitution is well defined in the constitution, no it is not well defined, बस violation of the constitution बोल दिया है। अब violation of constitution मतलब क्या है ये नहीं बताया constitution ने। both the house of the parliament enjoys the same power with respect to impeachment of the president, बिल्कुल सही है। कट हमसे पूछा है भाई, कट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। हमको बात करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक स्टेट के अंदर। The Constitution itself prescribes the maximum and minimum strength of the Council of Ministers in a state. रुकते हैं इस स्टेटमेंट को देखेंगे। The advice given by the Council of Ministers to the Governor cannot be questioned in any court. In the order of precedence, Cabinet Minister rank lower than the Attorney General. बिल्कुल सही है, Attorney General जो है वो 13th पोजीशन पे आते हैं, Cabinet Minister जो है वो 15th पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, यस। एडवाइस को हम गवर्नर के जो काउंसिल मिनिस्टर का जो गवर्नर को एडवाइस दिया, तो किसी भी कोर्ट में हम क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, यस, इट इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 44 है विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा consider the following statement. The life of Lok Sabha can be extended only by 6 months at a time, no. During national emergency, the life of the Lok Sabha can be extended 1 year at a time. This is incorrect. First is incorrect. Sorry, first is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट ना, आंसर हो जाएगा 2 और 3 only. The term of the 5th Lok Sabha was extended than its normal period as the national emergency was in force, बिल्कुल से during the Indira Gandhi government, okay. The parliament can extend the life of Lok Sabha by passing a law to that effect with simple majority, yes, it can extend the life of the Lok Sabha by passing with a simple majority. Question number 45 है with reference to the local government in India, consider the following statement. The subject of the local government is mentioned in the concurrent list, no, it is mentioned in the state list. local government और municipality कहाँ पे mentioned है, state list के अंदर 7th schedule में. The issue of a financial irregularities at the panchayat level is the responsibility of the concerned state government. yes, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 only, आंसर हो जाएगा बी। Question number 46 है series of events unfolded after British government of India declared India's support for the World War II without consulting India's opinion. In this regard, arrange the following events in the correct chronological order. हमको क्या करना है, इनको chronological order में अरेंज करना है। जापानीज ऑक्यूपाइज द रंगोली 1943 के आसपास हुआ था। अगस्त ऑफर प्रपोज बाय द गवर्नमेंट, अगस्त ऑफर 1940 में आया था। रेजिग्नेशन क्या हुआ था, 1939 में हुआ था। और रेजिग्नेशन के बाद ही क्या हुआ था, और देखो इंडिया व्यवस्था का जो था वो अगस्त ऑफर के खिलाफ हुआ था, अगस्त ऑफर के बाद हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, 3 2 4 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 47 है कंसिडर द फॉलोइंग। द प्रपोजल मेड इज मैंडेटरी फॉर
independent India to join the Organization of Commonwealth? No, it is not mandatory. There is no representation of the princely states in the Constituent Assembly to be formed. No, representation princely states का भी था. The provision of the right to province to secede was against national unity. बिल्कुल सही है. secede हो जाएगा तो आप अलग हो जाओगे, नेशनल यूनिटी के खिलाफ है. There was no plan for immediate transfer of power into Indian hands. Yes. क्रिप्स प्रपोजल में हमारे पास बताना है फेलियर का कारण क्या था, थर्ड और फोर्थ वाला रीजन. So 2 reasons are the cause of the failure, third and fourth. Question number 48 है which of the following statements are correct regarding the primary objectives of the प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है आपको. इंडेमनिटी एक्ट दैट इज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1920. इंडेमनिटी एक्ट इट प्रोवाइड फॉर व्हाट? इट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन टू द ऑफिसर हु हैड एक्टेड इन गुड फेथ, है ना. उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि देखो 1920 के समय रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में क्या थे, बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया जाता था. तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडेमनिटी एक्ट पास किया गया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑफिसर हु हैड एक्टेड इन गुड फेथ for maintaining public order and safety. Question number 49 है consider the following pair educational institutions and founder. कलकत्ता मदरसा को किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टी ने बनाया था. बिल्कुल सही है. संस्कृत कॉलेज जो है उसको किसने बनाया था? जोनाथन डुकन्स ने बनाया था. एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पे, जो कि सिविल सर्वेंट्स को टीचिंग के लिए कहाँ पे बनाया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया गया था कलकत्ता के अंदर. इसको वेलेस्ली ने बनाया है, नॉट जॉन शोर. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 पेयर्स दैट इज 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 50 है विद रेफरेंस टू द एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. द एंग्लिसिस्ट आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर मॉडर्न स्टडीज. बिल्कुल सही है. ओरिएंटलिस्ट कंप्लीटली अपोज द इंक्लूजन ऑफ वेस्टर्न साइंस इन एजुकेशन सिस्टम. देखो भाई यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड आ रहा है, थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है पर देख लेना. कंट्रोवर्सी सेटल इन फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट विद लॉर्ड मैकाले. तीसरा सही है भाई, हमसे करेक्ट पूछा है. देखो थर्ड इज करेक्ट और 1 भी करेक्ट है. तो यहाँ पे कंप्लीटली अपोज नहीं करते थे. देखो एक्सट्रीम वर्ड्स यूपीएससी में गलत होते हैं और यहाँ पे गलत ही. सो ये पार्ट 1 हो गया.